इस सेशन को फॉर्मेली बना। वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम शेख नुमान है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और पिछले 5 साल से टैक्स लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लिटिगेशन और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझसे आप लोग सब आशना है और मैं आप सब लोगों से आशना हूँ। तो हम पिछले 4 दिन से एक सेशन का हिस्सा है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ऊपर है। आज उस सेशन का आखिरी पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताई कि टैक्स होता क्या है, टैक्स कितने टाइप का होता है, टैक्स किससे लिया जाता है। मैंने आपको वो हर एक चीज़ बताई जो कि एक आम जो आप लोगों को जो ये सेशन ले रहे हैं या ये जो वीडियो देख रहे हैं, उन सब लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप लोगों की नॉलेज अब एक आम इंसान से बढ़ के है टैक्स को लेके। तो मैंने आपको पिछले सेशन में ये बता रहा था कि अगर एक बंदा है, उसकी अगर सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी किस तरह इनकम करनी है। अगर वो अदर सोर्सेज में से आ रहा है तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है। अगर उसने कैपिटल गेन किया है तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है। तो उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बिजनेस रिटर्न की रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, बिजनेस रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इधर एक इनको कंप्यूटेशन बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से काम कर रहा हो। एक इंसान मल्टीपल सोर्सेज से काम कर सकता है और वो करते भी हैं। तो बिजनेस रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले हम इन एंट्रीज को ख़त्म करते हैं जो हमने एंट्री स्टार्ट की थी, ताकि आपको एक फ्रेश फॉर्म अवेलेबल हो। अच्छा, आप लोगों ने, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है लेट्स सपोज, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पोर्टल्स जनरेट करें और अपने पोर्टल्स के ऊपर जो है अपनी रिटर्न या इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से होगा क्या, जैसे जैसे आपके सामने ये देख रहे हैं हेड्स आएंगे, हेड्स के बाद आपके पास ये टाइट डिस्क्रिप्शंस आएंगी। जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तो आप इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ देखेंगे। जब आप टैक्स की तरफ जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखेंगे, तो आपको हर रोज़ जब भी आप पढ़ने जाएंगे आपको एक नई चीज़ की मालूमात होगी जो कि आपको लोगों से, औरों से बेहतर करेगी और यही चीज़ आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिटर्न तक रिस्ट्रेंट ना रखें। समझ सकता हूँ कि ये टैक्स का सीज़न है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फेलो अपनी एक साइड इनकम या साइड हसल के तौर पर इसको चलाना चाहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसको साइड हसल के तौर पे नहीं, इसको लर्निंग के तौर पे रखें। क्योंकि जब आप लर्निंग के तौर पे इसको रखेंगे तो आप इससे बहुत कुछ गेन कर लेंगे। इनकम आपको तभी होगी जब आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे चीज़ों को। क्योंकि अगर आज आप समझेंगे तो कल आप समझा सकेंगे, जब आप समझा सकेंगे तो आप जस्टिफाई कर सकेंगे चीज़ों को। तो जब आप चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली काम आते हैं और फिर इतना आता है कि आपसे संभाला भी नहीं जाता। तो बगैर बात किए मैंने आपके ये फॉर्म को, पिछले फॉर्म को बिल्कुल ज़ीरो नल का कर दिया है। अब चलते हैं जो हमारी मेन है। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट का, प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का। अच्छा, बिजनेस पे आने से पहले मैं एक ओवरव्यू आपको अदर सोर्सेज का दे देता हूँ। अदर सोर्सेज के टैब में जब आएंगे, अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम जो इन चारों में नहीं है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये यील्ड बेबूट सर्टिफिकेट्स हो गए पेंशनर्स को जो मिलती हैं, या अगर आपने नेशनल सेविंग्स में की हुई है तो इसकी एंट्री डाल लें, क्योंकि वो टैक्स डिडक्ट करके देते हैं। तो जो उन्होंने आपसे टैक्स लिया होगा तो वो आप इधर एंट्री कर लेंगे। इसी तरह रॉयल्टीज़ हैं, प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है ना, ग्राउंड डेट है, ठीक है, अदर रिसिप्ट्स है, एन्युटी है और पेंशन है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पेंशन लेते हैं, पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, तो पेंशन की एंट्रीज आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चरल इनकम।
पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चरल इनकम है, तो मैं आपको इतना बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट करता है। और इसी तरह ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। आपने बताना है कि आपके फॉरेन सोर्स में क्या क्या आता है। कोई इनकम है, बिजनेस कैपिटल है, कैपिटल गेन है, उसकी एंट्रीज करनी है। और अगर हम किसी ट्रिटी के साथ हैं तो ये देख रहे हैं। अच्छा, जब भी आपने रिटर्न देखी होगी, आपने देखा होगा इस जगह पे ये डिस्क्रिप्शन आता है, ये कोड्स आते हैं, ये टोटल अमाउंट आती है, अमाउंट टैक्स, सब्जेक्ट टू टैक्स या फाइनल टैक्स। ठीक है। ये जो दो एंट्रीज हैं, इसमें आपने रिसिप्ट्स के बारे में बताना होता है, इसमें आपने बताना होता है कि आया वो एग्जम्प्टेड है या नहीं। अगर एग्जम्प्टेड है तो वो आपने लिख देना है, कितना एग्जम्प्टेड है वो भी लिख देना है। अगर तो रिसिप्ट की पूरी अमाउंट एग्जम्प्टेड है, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि समझाने के लिए आपको कह दूं 1 मिलियन है, तो हो सकता है कि 1 मिलियन एग्जम्प्टेड ना हो, मेरी 45 उसका आधा हिस्सा एग्जम्प्टेड हो। तो मैं इस तरह कर दूंगा 0.5 मिलियन का अमाउंट टू सब्जेक्ट, बल्कि इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसे कह देता हूँ 0.4। इधर देखिएगा 6 की एंट्री हो जाएगी ऊपर। ये देख रहे हैं, ये टोटल अमाउंट थी। मैंने कहा कि 4 लाख एग्जाम्प्ट है, तो इसने कहा ठीक है, अब इसके ऊपर जो टैक्सेबल इनकम आएगा, जो सब्जेक्ट टू टैक्स होगा, वो 6 लाख है। अगर मैं इधर 7 करता हूँ, सॉरी, ये देख रहे हैं 7 करता हूँ, तो इधर इस तरफ मेरा 3 आ जाएगा। अच्छा, हमेशा याद रखें जब भी कोई काम होता है ना, उसके पीछे एक बैक एंड के ऊपर एंट्रीज होती हैं। वो यूज़र फेज आप तभी सीख सकते हैं जब आपको उसके साथ दिलचस्पी होगी या आप उसको सीखना चाहेंगे। जिस तरह हमारे पास अगर हम कंप्यूटर भी देखें, तो कंप्यूटर का ग्राफिकल इंटरफेस हमें नज़र आ रहा होता है, इसके पीछे एक कोडिंग होती है, एक सिस्टम होता है, एक मैथ्स चल रहा होता है। तो इसी तरह रिटर्न फाइलिंग के अंदर भी एक मैथ्स चल रहा होता है, अकाउंट्स चल रहा होता है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स चल रही होती हैं। तो आई थिंक कि मैम ने सबका एक विजिट कर लिया। अब हम आते हैं बिजनेस रिटर्न की तरफ। अगर एक बिजनेसमैन है, देखें बाकी सबके टैब कम नज़र आएंगे, जैसे ही आप मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम्स का टैब आया, अदर रेवेन्यूज़ का टैब आया, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का टैब आया, इनएडमिसिबल या एडमिसिबल डिडक्शन का टैब आया, एडजस्टमेंट का टैब आया, बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटी का टैब आया। 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया दुनिया में दो ही चीज़ें बिकती हैं, यानी कि दो ही चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो। या आप कोई चीज़ें बेच सकते हो जिसे हम गुड्स कहते हैं, या आप सर्विसेज बेच सकते हो। इसके अलावा और तीसरी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप देख भी रहे होंगे, और अगर आपका देख रहे हैं, तो इधर गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड ही आइटम्स हैं। अब अगर गुड्स हैं तो जाहिर सी बात है, मैं इसके पहले वाले टैब पे जाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग पे। अच्छा, अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। आप लोगों को एक्सेल। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक्सेल यूज़ किया है? जी। सिर्फ हैंड रेज करें, कैमरा शैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको इन शॉर्ट एक बता देता हूँ कि जब भी आपने बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है, आपने चंद चीज़ों का जहन में रखना है। और वो चंद चीज़ें कौन सी हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। आपको पता होना चाहिए एसेट का, लाइबिलिटी का, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का। अब आपने बहुत गौर से ये बात मेरी सुननी है कि एक इंसान है, अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? असासा, कैपिटल उसको रिक्वायर्ड होता है। उसने कैपिटल या तो अपनी सेविंग से लिया, और कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। लेट्स इसको सिंपल रखते हैं। एक शख्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। अगर वो कैपिटल लेता है और वो गुड्स लेता है, ठीक है, और वो गुड्स लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसने जो स्टॉक डाला होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसकी डेली की आमदन है 10,000 रुपये। उसकी महीने की जो सेल है, एक बंदे की, एक दुकानदार है, छोटा ताजिर है, उसकी 10,000 रुपये की सेल है, कपड़े का ताजिर है, 10,000 रुपये सेल है। उसकी मंथली सेल होगी 3 लाख रुपए। उसकी सालाना सेल होगी आपकी 36 लाख रुपए की। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं इधर उसके हेड पे, नेट रेवेन्यू पे।
ये चीज़ नज़र आ रहा है आपको? एक सेकंड, इसको मैं नीचे करता हूँ। ये अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनकम फ्रॉम इनकम या लॉस फ्रॉम बिजनेस, नेट रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, सेलिंग रेवेन्यू। ये देख रहे हैं, ये दोनों हमारे चेक है क्योंकि ये कैलकुलेशन किया, ये बताएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी और अब भी बता रहा हूँ, जब भी आपका टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर या ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर नहीं लगता, वो नेट रेवेन्यू के ऊपर लगता है या नेट सैलरी के ऊपर लगता है। सेम प्रिंसिपल आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी भी ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर नहीं लगता। मैंने आपको बताया 10,000 रुपये अगर उसकी वो है तो 3,36,00,000 रुपए की, ये आई थिंक 36 लाख जी, 36 लाख रुपए की हम कहते हैं उसकी सेल है। ठीक है। और जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास 4 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था। हम कह देते हैं 4 लाख का ही कह देते हैं, 4 लाख का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था। सॉरी, ये देख रहे हैं ग्रॉस रेवेन्यू में 36 लाख डाल दिया। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसका हम ओवरव्यू लेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब उसने अगर सेल की है तो ओपनिंग स्टॉक, उसके पास कुछ ना कुछ स्टॉक तो होगा जिससे उसने कारोबार स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ कि वो 4 लाख रुपए है। ठीक है। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये देखेंगे ऊपर मेरे पास जो नेट बन जाएगा वो 36, और 36 की मैंने, ये देख रहे हैं आप, उसने बताया कि इसकी ग्रॉस जो है 36 लाख रुपए की सेल थी, लेकिन 4 लाख रुपए उसके पास पहले से पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ मुराद था इसके पास वो स्टॉक मौजूद था, इसने उसमें से 36 में से 4 को माइनस किया और इधर मेरे पास जो नेट रेवेन्यू आ गया। ये इधर जो आने वाला मेरा रेवेन्यू है ना, वो मेरा नेट रेवेन्यू है जो कि टैक्सेबल होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, उसने मुझे बताया 32 लाख रुपए का उसे हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदे की सेल 36 लाख रुपए की है, 10,000 रुपए की वो सेल करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन 100% तो नहीं होगा। ठीक है। अगर एक कपड़े का ताजिर है तो हम कह देते हैं कि उसका, लेट्स सपोज गारमेंट्स के काम में 40% का प्रॉफिट मार्जिन है, हम इधर 50% का रख देते हैं। हम कहते हैं कि 5,000 रुपए की 36 लाख रुपए का उसने रेवेन्यू सेल किया, 5,000 रुपए की उसने परचेजिंग कर ली, यानी कि यानी कि सेल में से 36 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 18 लाख रुपए। ये, अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको सपोज में बता रहा हूँ ये आपने एज इट इज़ रिटर्न फाइल करने में नहीं लगानी। ये सारा डाटा आपने अपने क्लाइंट से लेना है, उसकी वर्किंग करनी है, उसको बनाना है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है और आपको बताना है कि आप किस तरह एक अच्छी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब आप इस पे देखें। अब ये देखें, ओपनिंग स्टॉक था 4 लाख रुपए का, नेट परचेजेस की मैंने 18 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल या सर्विसेज हुई मेरी 22 लाख रुपए पे चलेगी, जो मेरी 14 लाख रुपए है वो मेरी इनकम हुई। ये इधर आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट वो मेरा बता रहा है 14 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है कि जब मैंने अपने साल का इख्तिताम किया होगा, 4 लाख से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक कर रहा हूँ तो मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का। ये देख रहे हैं, इसको जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, ये मेरे पास 19 लाख रुपए बच गए। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये चीज़ आपको समझ आ रही, क्लोजिंग स्टॉक में और ओपनिंग स्टॉक में? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का इशू पता चल रहा है? जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो पिछले साल का ओपनिंग होगा। जी। और कोई, सिर्फ एक को ही समझ आया या और भी लोगों को समझ आया? मेरे ख्याल खामोशी रजामंदी समझी जाती है हमारे यहाँ इस्लामिक ममालिक में तो मैं भी रजामंदी समझते हुए आगे बढ़ूंगा। तो इधर आपने ये चीज़ देख ली कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस की स्टेटमेंट आ गई 19 लाख रुपीज़ की। अब अब मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने आपको दूसरे दिन के सेशन में जब आपको हेड्स ऑफ सैलरी के बारे में पढ़ाया था और बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बल्कि अभी भी मैंने आपको हिंट दिया, क्या मेरे ग्रॉस के ऊपर टैक्स लगेगा या मेरे नेट के ऊपर टैक्स लगेगा? मुझे टेक्स्ट करके जल्दी बताएं, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा, वरना इससे आगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा।
मुझे भी तो पता चले जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो कितने विलिंग है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। जी, ठीक हो गया, सिर्फ चंद लोगों का ही आ रहा है, बाकी लोग सोए हुए हैं। ठीक हो गया नेट पे। अब वो नेट किस तरह जनरेट होगा? बिल्कुल नेट पे। अब हमेशा मैंने आपको सेकंड डे के सेशन में भी ये चीज़ बताई थी और आज के सेशन में भी ये बताता हूँ कि आपने सिर्फ सेल, परचेज, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं। अब जाहिर सी बात है, आपने ये सेल की 36 लाख रुपए की एक दुकान में बैठ के, तो जाहिर सी बात है आपने इसके ऊपर बिजली के बिल दिए होंगे, लड़के को अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दी होंगी, आपने बिजली के बिल इसके ऊपर दिए होंगे, आपने जिस जगह पे बैठ के बिजनेस किया वहाँ पे भी रेंट दिया होगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं, जितनी लवाजमात हैं, ये आपके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आएंगे। और ये जितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ मेरा 2 लाख रुपए का रेंट था, 4 लाख रुपए की मेरी सैलरीज थी। ठीक है, अच्छा इधर मैंने चीज़ों को जस्टिफाई करने अपने एक्सपेंसेस को। अच्छा हमेशा याद रखें कि इधर जितने भी आपने एक्सपेंसेस करने हैं उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आप ऑडिट में आ जाते हैं तो आपने अपने एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना है। ये नहीं कि आपने जो रकम आई लिख दी कि सर ने जो है इसी तरह ज़ीरो ज़ीरो डाल के हमें समझाया था। मैं ये जो ओवरऑल रकमें या फिगर्स डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि रिटर्न किस तरह फाइल होती है। ये सारे चीज़ों का डाटा रिकॉर्ड आपने रखना है और इसको पीडीएफ बनाना है और इसको जब आप रिटर्न सबमिट करें उसके साथ आपने लगाना है। अच्छा इसी तरह आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस भी हुई होगी, लेट्स सपोज कह देते हैं 30,000 रुपए की ट्रैवलिंग अलाउंस है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस के बिल दे दिए, कह देते हैं 1.5 लाख रुपए के। अ, फिर इसी तरह आपने कम्युनिकेशन कर ली 12,000 रुपए की। अच्छा ये मैं ग्रॉस इनकम डाल रहा हूँ ताकि आपने फिर उसकी रिपेयर मैनेजमेंट कर दी 10,000 रुपए की। आपने स्टेशनरी पे लगा दिए एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के। आपने एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की 30,000 रुपए की। आपने अगर इंश्योरेंस ली हुई है 10,000 रुपये उसकी सालाना कर दें। आपने कोई प्रोफेशनल चार्ज दिया है या प्रॉफिट ऑन डेट आपके अकाउंट से लिया गया है या डोनेशन दी है या चैरिटी दी है, अगर आपके पास कोई काम लेके आया आपने ब्रोकरेज या कमीशन दे दिए हैं। अच्छा ऐसे एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे नहीं आ रहे, हम उसको इस खाने में इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मिसाल के तौर पे आपके मुलाजमीन हैं, आप उनको छुट्टी देते हैं, छुट्टी देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो वो जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में कवर अप कर सकते हैं। मैं इस तरह कह देता हूँ 1 लाख रुपए के। जब मैं इधर ग्रॉस बनाऊंगा या कैलकुलेट करूंगा, आप देख रहे हैं ये टोटल कितना हो गया, 9,53,000 रुपये का। अब जब मैं इसको अपने सेल वाले इन हेड में जाऊंगा तो इधर 9,53,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस में से मेरा, ये देख रहे हैं आप, 19 लाख में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 19 लाख है, इसमें से मेरे मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 9,47,000 रुपये जब माइनस हुए, ठीक है, तो उसने मुझे बताया मेरा 9,53,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इधर इसने मेरा प्रॉफिट जस्टिफाई कर दिया। ये जो मेरा प्रॉफिट होगा 9,53,000 रुपये का, ये मेरी इनकम होगी, लेकिन अभी भी हम यदि आधे पे हैं। अब इस चीज़ में मैंने आपको, अभी मैं आपको इधर लेके जाता हूँ अदर रेवेन्यूज में। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ये तो हो गए गुड्स वालों का। ठीक है, ये गुड्स वालों का हो गया, ये आपका सर्विसेज वालों का हेड हो गया। आपने टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज कितनी ली, आपने गेन किया टेंजिबल एसेट्स में या नहीं किया, या आपके पास शेयर है अनटैक्स एओपी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, आपको एओपी और कंपनी फॉर्म करना सिखाएं।
लेकिन वो तभी होगा जब आप इंटरेस्ट शो करेंगे हमारे इन सेशंस में, ताकि हमें पता चल रहा हो कि हम अपना जो वक्त है, खासकर मैं जो अपना वक्त निकाल रहा हूँ उन दोस्तों को सिखाने में बता लगा रहा हूँ जो वाकई विजिलेंट है। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे या क्या कहते हैं सिर्फ सेशन लगा के रख दिया या सिर्फ सर्टिफिकेट की आड़ में। मैंने आपसे पहले भी बताया, सिखाने वाले को तभी मज़ा आता है जब सीखने वाला इंटरेस्ट शो करे, क्वेश्चंस करे। क्योंकि क्वेश्चंस करने से हो सकता है कि मैं सारे सवालों के जवाबात आपको ना दे पाऊँ, और जब मैं जिन सवालों के जवाबात मैं नहीं दे पाऊंगा उनके बारे में मैं पढ़ूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको जस्टिफाई कर सकूं, और यही मेरी ऐसा लर्निंग भी होगी। तो इस चीज़ को मैंने बताया। अच्छा, रेवेन्यूज़ के बारे में। अच्छा, चूंकि हम ये अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक मौजूद है, तो अब हम इधर आ जाते हैं। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कैपिटल, उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा है उसने बिजनेस किया तो उसके पास कैपिटल भी तो होगा। मैं इस पे लेट्स सपोज डाल देता हूँ कि उसके पास 3 लाख रुपए कैपिटल के पड़े हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसने, या कोई भी इंसान है, आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कर्जे में ना हो, तो मैं उसको कह देता हूँ कि वो 6,50,000 रुपए के कर्जे में भी है। ठीक है। ये जो मेरा बिजनेस एसेट, इक्विटी या लाइबिलिटी का हेड है, इसमें मैं उसको कह देता हूँ, ये देख रहे हैं। अब उसके पास अगर एसेट के तौर पे कोई लैंड है, उसकी मालियत आपने लिखनी है, कोई बिल्डिंग है तो वो कर देनी है। अगर उसके पास कोई मशीनरी पड़ी है तो उसका आपने उधर इस इधर अमाउंट लिख देना है। अगर उसके पास कोई प्रीपेमेंट पड़ी हुई है, या कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, या कोई कैश पड़ा हुआ है, या अदर एसेट, बेसिकली आपने टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी को जस्टिफाई करना है उसकी को। ठीक है। तो अब ये 9.5 लाख रुपए कैसे आया, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा। इस सवाल को मैं ये इस तरह से क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला कैपिटल वाला 3 लाख, और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक वाला था 4,50,000 रुपये, ठीक है, ये वहां पे आ गया। अब अगर मेरे पास कोई कैश पड़ा है तो मैं कह देता हूँ मेरे पास 50,000 रुपये के कैश भी है। इधर आप आएंगे फैक्ट पे। ये ऑलमोस्ट मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो चुकी है। ठीक है। जो कि एक स्मॉल बिजनेसमैन की रिटर्न आती है। एडजस्टमेंट, अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब जाहिर सी बात है, एक बिजनेस है। अब वो बिजनेस सारा का सारा प्रॉफिट में तो नहीं जाएगा, या कि वो सारा का सारा, उसके उसके कोई पुराने लॉसेस भी तो हो सकते हैं। उसने किसी से उधार लिया हो, किसी से डेट लिया हो, किसी से कोई चीज़ें ली हो, तो आप उसकी एडजस्टमेंट भी क्लेम कर सकते हो। कि मिसाल के तौर पर, अच्छा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि हमारे 19 में खसारा हुआ, ये देख रहे हैं आप, अनएडजस्टेड लोन फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम 2019, पिछले ईयर्स का आपने लोन जो है, जो आपने अनएडजस्टेड था आपका, वो भी आप इधर लिख सकते हैं, ताकि वो आपका, सॉरी मैं था, आवाज़ आई थिंक इंटरप्ट हो रही है, कि आपका जितना अनएडजस्टेड लोन है प्रीवियस ईयर्स का, उधर उसकी एंट्रीज आपने यहाँ पे करनी होती हैं। फिर इस वाले हेड में इनएडमिसिबल और एडमिसिबल डिडक्शन, कि आपको कौन सी एडमिसिबल है, कौन सी अनएडमिसिबल है। कुछ आपको फिक्स एसेट्स के ऊपर, या कोई आपने कोई रखे हुए हैं, रिजर्व्स रखे हुए हैं, या कोई फंड्स पड़े हुए हैं आपके। मोस्टली ये जो चीज़ें होती हैं, मोस्टली ये चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। मिसाल के तौर पे वो फॉरेन सोर्स के टैक्स वो ले लेते हैं, क्या नाम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं जो कि क्या कहते हैं, जिनसे टैक्स डिडक्ट होके आया हुआ होता है। अच्छा, ये वाला जो खाना है हेड्स, मोस्टली फॉरेन कंपनीज या बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं वो ये यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट आपको कहती है कि ये डिडक्टेबल एट सोर्स होगा और इसके ऊपर आपने अलहदा से टैक्स नहीं देना। उनकी एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और उसमें से ये उन सब की एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। इसको डिटेल में भी पढ़ाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब आप विलिंगनेस शो करेंगे। ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पर्पस, एक बेसिक सोल आपको सिखाना था कि आपने रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। आज मैंने आपको, आज के सेशन में या अब तक मैंने आपको ये ओवरव्यू भी दिया, और अगर आप इन वीडियोस को अगर आप गौर से देखते हैं, या इन सेशंस को आपने गौर से लिया है,
तो मुझे उम्मीद है कि आप सेक्शन 114 के को समझ गए हैं कि 114 के अंदर आपने हेड्स के अंदर एंट्रीज किस तरह करनी है। मुझे उम्मीद है आपने इन पिछले 4 दिन के सेशंस में बहुत कुछ सीखा होगा। और अब मैं चाहूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चन करें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अब इस आज के सेशन को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और कल के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा फाइनल सेशन होगा। और उसके बाद फिर हम एक रिटर्न सबमिट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप अब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पहले सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को बुक के साथ अलाइन रखना है और सीखना है। सीखने सिखाने के अमल को हमेशा जारी और सारी रखें, क्योंकि ज़रूरी हर स्टेज पे इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है। और जो इंसान सीखने की तलब रखता है वही कामयाबी पाता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, किसी को कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप स्पीकर्स भी ऑन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर हाँ, अगर सारे हमने खर्चे वगैरह सब कुछ इसका। सिर्फ आप दो दोस्त हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि फैज साहब आप कर लें क्वेश्चन। जी। शेख साहब, थैंक यू। अर्ज ये है कि हम आपने कहा कि जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्सेशन। अच्छा, यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा हुक्म आ गया कि एक शख्स ने अपनी दूसरी इनकम जो लाइक दूसरे हेड से सैलरी या किसी और हेड से जाहिर की कि जी वो 1 मिलियन थी या 2 मिलियन थी। लेकिन फर्दर जाके उसने जो है तकरीबन 6 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले ली और ये शो किया कि ये जो मेरी इनकम थी ये जनाब जाएगी अपना एग्रीकल्चर इनकम से थी। तो हमने ये जब रिटर्न फाइल करनी है, चूंकि वो इनकम तो जो आप बता रहे थे एग्रीकल्चर वो तो टोटली एग्जाम्प्टेड है, तो यूं तो फिर बहुत बड़ा सुकुम नहीं क्रिएट हो जाएगा कि जनाब ये तो वहां से आई थी इसलिए मैं इस पर टैक्स नहीं देना, टैक्स लायबल नहीं है। तो ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? सर जी, ये सुकम या जो भी आपने वर्ड यूज़ किए, ये एक गैप और एक ये फ्लॉ रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, बल्कि सुना भी होगा कि अमीर टैक्स नहीं देता, गरीब के ऊपर बोझ आता है। और उस बोझ की सबसे बड़ी वजह यह भी है, मैं छोटे किसानों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े किसानों की बात करता हूँ, या जो बड़े ताजिर हजरात हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने बाकी सोर्स ऑफ इनकम को ब्लैक से वाइट करने के लिए उसको एग्रीकल्चरल इनकम में डालते हैं। और ये रियलिटी है। जो चीज़ रियलिटी हो उसको फेस करना चाहिए। अच्छा, उसको कवर अप करने के लिए सरकार क्या करती है? वो जो आप अनाज मंडी या गला मंडी में, अगर आपको किसान या किसी से वास्ता पड़ा हो, अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो आपको आइडिया होगा कि वो जो आप गला मंडी की एक रसीद देते हैं, उस रसीद के ऊपर वो कुछ नॉमिनल सा फी काटते हैं। वो सिर्फ उस सरकार के पास अब तक उसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ वही एक रसीद है, नथिंग एल्स। तो कुछ फ्लॉज हैं और वो रहेंगे सिस्टम के अंदर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और कोई सवाल? या फैज साहब दूसरी आपका? चीज जी। हाँ, आप ये कह रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली इनको एक एक किस्म का कवर मिला हुआ है, फ्यूडल्स और लैंड लॉर्ड को ये टैक्स इसको अपनी इनकम जो इनकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है ये उस पे टैक्स नहीं देते, इसको इम्यूनिटी हासिल है। तो दुनिया में आप ज़ाहिर है टैक्स प्रैक्टिशनर है, अब भूमि तौर पे क्या मिसालें मिलती हैं लाइक दुनिया में इस पे? इंडिया हो गया हमारा एडजेसेंट नेबर है या दूसरी ममालिक डेवलप कंट्रीज, वहाँ पे ये क्या है इनका टैक्सेशन? एग्रीकल्चर को भी लेके आते हैं क्या? उसे भी इन बाकी जी हेड्स जी। की तरह ट्रीट करते हैं कि जी आप इस पे देंगे, टैक्सेबल है ये इनकम? नहीं नहीं सर, ये पूरी दुनिया में इसी तरह है कि जो किसान है उसकी एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर आप कनाडा की मिसाल लें, वहाँ पे भी है। अच्छा, अगर आप इटली फ्रांस में चले जाएं, तो ये स्पेशल कोटाज में जिस जगह पे एग्रीकल्चरल लैंड तो है लेकिन लैंड करने वाले नहीं है, हमेशा सरकार अपनी एक इंडस्ट्री को बूम करने के लिए एग्जेम्पशन देती है। और उस एग्जेम्पशन का फ़ायदा बहुत सारे लोग देते हैं। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली में आपको एक स्पेशल टैक्स जोन अथॉरिटी बनी है 2021 के अंदर, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एक्ट के नाम से, 2021 के अंदर। उसके अंदर सिर्फ क्या है कि टेक्नोलॉजी पार्क और टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी पार्क एक बनाया गया है कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान आता है, अगर वो टेक्नोलॉजी से आईटी से रिलेटेड अगर वो कोई बिजनेस करता है, या यहाँ के लोकल कोई यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, तो उनको 10 साल के लिए उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। STZA एक्ट है ये, आप एक देख लें।
और इसी तरह आपको बाहर के ममालिक में भी मिसालें मिलेंगी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बूम देने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाता है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के साथ नहीं है, ये ओवरऑल प्रैक्टिस है। लेकिन कुछ लोग इस प्रैक्टिस से फायदा, सरकार को जो फायदा हो रहा होता है, तो उसका फायदा बहुत सारे दूसरे लोग भी उठा रहे होते हैं। जी। थैंक यू सर। और किसी का सवाल ये? सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें हाशिम साहब। सर जब हम किसी यानी शॉप वाले की करने रिटर्न फाइल करेंगे तो उसपे बिल वगैरह उसने सारे साल के पे किए होंगे ना, 12 बिल है या फिर उसने जितनी परचेजिंग की है तो सारा सर टोटल उससे वो हम रिकॉर्ड वगैरह लेंगे। इस तरह तो सर कोई रखता ही नहीं है, फिर वो यानी अंदाजे के ऊपर ही करनी पड़ती है। सर जी, अगर तो आपको मैं बिजली, अगर अगर तो आप बिजली के बिल की बात कर रहे हैं ना, तो बिजली का अगर आप एक बिल देखेंगे उसके ऊपर जो है पिछले पूरे एक साल का रिकॉर्ड होगा। आपका वो मसला हल हो गया। अच्छा, अब जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपनी सेल का हिसाब रखता है, और अगर वो नहीं रखता तो वो बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन अपने एक एक पैसे का हिसाब किताब रखता है। ठीक है। हमेशा एक याद रखें कि जो कोई ट्रांजैक्शन होती है, फैज साहब आप स्पीकर ज़रा बंद कर दें क्योंकि आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। और अच्छा, आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सवाल करने के लिए स्पीकर ऑन किया करें, बाद में ऑफ कर लिया करें। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो नहीं रखता तो आपने रखना है, अगर उसने नहीं रखा हुआ तो आपने उससे पूछना है कि इस महीने कितनी सैलरी की, सॉरी, इस महीने कितनी सेल हुई, इस महीने कितनी सेल हुई। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसने हर महीने कितनी सैलरी की, सेल की है। और उससे पूछना है कि आपका, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तुम्हारे एक्सपेंसेस कितनी है। ठीक है ना? मैंने आपको पहले दूसरे दिन ही बताया था कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हमेशा प्रोब करते हैं अपने क्लाइंट को। जी, ये एक और सवाल है, क्या सैलरी साल के बिल? सर सारे साल के बिल्स, ये मेरे ख्याल आपका सवाल हो गया। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन अमाउंट? मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन अमाउंट ये होती है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कोई फ़ोन वगैरह रखे हुए हैं, या मिसाल के तौर पर आपकी डायलिंग होती है। ठीक है। डायलिंग का बिल हो गया। आपने अपने लड़कों को जो है, या अपने मुलाजमीन को जो है, अपने नाम की कंपनीज की सिम्स, बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि वो उसको कम्युनिकेशन ज़राए या ब्लॉग को कहते हैं, सिंपल इज़ डैट। ठीक है ना? वो जो कम्युनिकेशन एक्सपेंस होता है वो मैनेजरल एक्सपेंसेस में आता है, और वो जब माइनस होकर डिडक्ट होता है, क्या नाम है, मैनेजरल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है ना? और अगर एक पर्सन जो पेंशन ले रहा हो वो एग्जम्प्ट है उसकी अमाउंट, तो फिर घर उसको एग्जम्पशन पोर्शन में अगेन एंट्री करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक आज के सेशन को हम ख़त्म करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कल का हमारा सेशन वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें, कोशिश किया करें जल्दी आएँ, क्योंकि जल्दी आएंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं वैसे बड़ा वो होता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन करने से आपका सवाल जितना ही बचकाना क्यों ना हो, सवाल किया करें। हाउ टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान ट्रीट गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड? गिफ्ट किस तरह का है, गिफ्ट की नोयत को जस्टिफाई करें आप। सिर्फ ये कह देना कि गिफ्ट लिया है अब्रोड से, ये काफ़ी नहीं है। वरना तोशा खाना वाला सिलसिला आपने देखा ही है। तो पहले उस चीज़ को जस्टिफाई करें। मेरे ख्याल हमारे सेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं, मैं ग्रुप एडमिन से कहता हूँ, इसमें बल्कि रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो इनमें होंगे कि आपका जो व्हाट्सअप का जो वो है ग्रुप है, उसको ओपन कर लें। हम बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे लेंगे। आप जितने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस हमें अच्छे लगते हैं हमेशा। इस एक वो उस्ताद कामयाब होता है जो ओपनली क्वेश्चन ले, ये ना देखे, आप ये ना सोचे कि मेरा बचकाना सवाल होगा तो दूसरे हंसेंगे। ये याद रखें कि दूसरे भी आपके लेवल के हैं। हो सकता है आपका जो बताने